देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हुई कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसकी दोनों प्लेटों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि अगर दो पैरेलल प्लेट रखे हों, एक को प्लस चार्ज एक को माइनस चार्ज दिया जाए, बीच की डिस्टेंस d है, तो ये दोनों प्लेट क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। उनके बीच का जो फोर्स था वो F=Q²/2F∇0A, इतने फोर्स से दोनों प्लेट अट्रैक्ट करते हैं। और कैपेसिटर की जो डेफिनेशन थी कि जब दो प्लेटें अपोजिट चार्जेस की बहुत पास पास रखी जाएं तो कैपेसिटर बनाती हैं, एनर्जी स्टोर करने के काम आती हैं। अब जब पास पास प्लेटों को रखेंगे तो जाहिर है ये फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और ये प्लेटें चिपक सकती हैं। इससे बचने के लिए क्या बताया गया था कि इन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कोई स्लेब रख दी जाती है, कोई पट्टी रख दी जाती है। डाइलेक्ट्रिक रखने का दूसरा रीज़न भी था कि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता था, क्योंकि दो प्लेटों के बीच की जो कैपेसिटी थी वो थी ε0A/d जब प्लेटों के बीच में एयर हो, और जब प्लेटों के बीच में कोई डायरेक्टिव मीडियम भर दिया गया तो कैपेसिटी हो जाती थी ε0KA/d, यानी कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाती थी, जहाँ k क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, मेटल के लिए हम लोग इनफाइनाइट पढ़ते हैं और बाकी सभी मटेरियल के लिए k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भरा जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से इनके बीच में फुल कर दें। हो सकता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कोई एक स्लेब रख दी जाए, कोई एक पट्टी रख दी जाए। तो मान लीजिए इसमें एक टी मोटाई की एक पट्टी रख दी गई, प्लेटों के बीच में टी थिकनेस की एक केवल पट्टी रखी गई है, ठीक है। एक पट्टी बीच में रख दी गई टी थिकनेस की, लेंथ वगैरह वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, एरिया वही रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, जब बीच में एक पट्टी रख देंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा ε0A/d - t + t/k। इस फॉर्मूले को याद रखिए कि जब किसी कैपेसिटर के बीच में टी थिकनेस की एक ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख दी जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उसकी जो कैपेसिटी है ε0A/t - t + t/k। इसमें से कई केसेस हम लोग निकालेंगे। पहला केस लेते हैं कि अगर इन प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, अगर इसकी चौड़ाई को बढ़ाएं, इस थिकनेस को बढ़ाएं, थिकनेस को बढ़ाते जाते टी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दें, डी के इक्वल कर दें, यानी स्लेब पूरी तरह से इनके बीच में इतनी भर दी जाए कि दोनों प्लेटों को टच करने लगे, पूरा फुल हो जाए। तो व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरा भर दिया जाए, पूरा भर देने का मतलब हो गया कि दैट इज़ टी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते हम डी के इक्वल कर दें, तब क्या होगा, तब कैपेसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या मिलेगा। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर आप डी पुट कर दीजिए, यहाँ पर डी रख दीजिए, यहाँ डी रख दीजिए, यहाँ डी रखेंगे डी - d 0, ये छोड़ गया। अब यहाँ डी रखेंगे d/k, के ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला मिल गया ε0KA/d, यानी अब जो कैपेसिटी है वो पहले से k टाइम्स ज़्यादा हो गई। पहले सपोज के लीजिए कैपेसिटी C0 थी, जब इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा गया था तो उस समय जो कैपेसिटी थी वो थी ε0A/d। अब कितना हो गया, ε0KA/d, यानी पहले से k टाइम बढ़ गया। सेकंड केस है कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लेब को पूरा हटा दिया जाए, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लेब, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं रखी गई बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी की वैल्यू हमने 0 कर दी, प्लेट को हटा दिया। तो इसी फॉर्मूले में आप टी को वैल्यू 0 कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, तो 0/k ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया, बाई डाइलेक्ट्रिक हट गया तो k भी नहीं है, t भी नहीं है, 0 हो गया। यहाँ 0 रखेंगे d - 0 d मिलेगा, तो c की वैल्यू इस बार क्या मिल जाएगी, ε0A/d। तो जब प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा हुआ है तो उस समय कैपेसिटेंस वही आएगा जो एयर का है, ठीक। अच्छा, तीसरा केस होता है कि मान लीजिए कि इस प्लेटों के बीच में हमने टी थिकनेस का कोई मेटेलिक स्लेब रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो इफ मेटेलिक स्लेब ऑफ थिकनेस
टी इज पुटेड बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट के बीच में टी मोटाई की कोई धातु की प्लेट यानी मेटल की स्लेब रख दी जाए, सिल्ली रख दी जाए, तब क्या होगा? तो हम जानते हैं फॉर मेटल धातु के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग के की जगह पर इनफाइनाइट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। तब फॉर्मूला इतना इस्तेमाल करेंगे अगर कोई मेटल रख दिया जाए तो, क्योंकि के की वैल्यू इनफाइनाइट होने से ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। लेकिन इसी में एक सब केस आ जाएगा, केस नंबर 4। अगर मान लीजिए हमने मेटेलिक स्लेब की चौड़ाई को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, यानी जो मेटेलिक स्लेब है, मेटेलिक स्लेब इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच में पूरा भर दिया जाए, या कह दें कि हम एक वायर से, कनेक्टिंग वायर या मेटल के वायर से दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दें, तो कनेक्टिंग प्लेट्स बाय अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर से दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दें, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, जब प्लेट की चौड़ाई बढ़ाते बढ़ाते आप इसके इक्वल कर दोगे, यानी टी की वैल्यू डी के इक्वल होगी, तो इसी में देखिए टी की वैल्यू डी कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा और कैपेसिटेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से या मेटलिक प्लेट रखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कैपेसिटेंस पर, उस चीज़ को हमने देखा। एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे कि अगर मान लीजिए हम कई डाइलेक्ट्रिक शीट रख दी जाए अलग अलग थिकनेस की, यानी एक ही कंडेंसर के अंदर हम अलग अलग थिकनेस की कई डाइलेक्ट्रिक स्लेब भरना चाहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक है K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसका K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तीसरा हमने भर दिया है K3 है, सबकी थिकनेस अलग अलग है T1 T2 T3। तो फॉर्मूला हमारा आएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। इसी फॉर्मूले को देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, D वही रहेगा। अब माइनस जो करना था, एक प्लेट थी तो T माइनस हुआ, 3 प्लेटें हैं तो T1 को भी माइनस करेंगे, T2 को माइनस करेंगे, T3 को माइनस करेंगे, इस तरह जितनी भी प्लेटें हो सबको माइनस करिए। और प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा T बाई K था तो T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, T3 बाई K3 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लेब भी प्लेटों के बीच में रखी जा सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से क्या होता था, कैपेसिटी बढ़ती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने का रीज़न क्या था और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रहा है। अगर उनके बीच में मेटलिक प्लेट रखी जाए तो कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये सारे केसेस हमने देखे। अब पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है, देखिए बताया गया था एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या कह सकते हैं चार्ज के फॉर्म में। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था कि किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर ये प्लेटें की एरिया A है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, तो इसके बीच का जो पूरा वॉल्यूम होगा, दो प्लेटें हमने ऐसे रखी, ये प्लेट की एरिया है, ये बीच के डिस्टेंस है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई, जो चार्ज स्टोर हुए, कितने वॉल्यूम में स्टोर हुई, तो वॉल्यूम इसका अगर निकाला जाए तो इसका वॉल्यूम बनेगा एरिया इंटू D। ये हो गया प्लेटों के बीच का वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम में क्या होता है, जब इसको हम चार्ज देते हैं प्लस और इसको माइनस, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही या चार्ज के फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलते थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक, तो अब हम पता करना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर जो होगा वो कहलाएगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसको बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोग सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो स्मॉल यू इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल यू होता है टोटल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्मॉल यू। अब इसका फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इस कंडेंसर की जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला हमने पढ़ा है, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ CV²।
जहाँ V क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गई है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E=V/D, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया E/D। इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो हो जाएगा हाफ C E/D का स्क्वायर, यानी हाफ। अब जरा वैल्यू लगाते चलते हैं। C क्या है? C इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस। तो हमने अभी इसके बीच में मान लीजिए एयर है, कोई मीडियम नहीं भरा हुआ है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा ε0A/D। तो C की वैल्यू भी हमने यहाँ पे रखी ε0A/D इंटू V की वैल्यू यहाँ से E/D रखी गई थी, इसको स्क्वायर किया तो E²D²। तो एक D यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल एनर्जी इसके बीच में जो स्टोर हुई उसका फॉर्मूला आया हाफ ε0 इंटू A इंटू D। देखिए हाफ ε0 और A इंटू डी क्या था? वॉल्यूम था। यानी टोटल एनर्जी को हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ε0 इंटू वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को अगर नीचे लाके डिवाइड कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल गया हाफ ε0 और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो हमने कहा था एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर स्मॉल u इज इक्वल हाफ ε0 ठीक। किसी भी कंडेंसर की एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हाफ ε0 होती है। ठीक। एनर्जी स्टोर कितनी होती है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमको मालूम था, हाफ CV², हाफ Q²/C और हाफ Q इंटू V। एक चीज़ हमको जानकारी और मिली थी पिछली वीडियो में कि जब कंडेंसर को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी जो वर्क करती है, यानी बैटरी जो एनर्जी देती है उसका केवल 50% एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो पाता है। बाकी 50% क्या होता है? वायर में हीटिंग इफेक्ट और जो स्पार्किंग वगैरह होती है उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी समझ गए। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन को लगा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है हाफ CV², उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट शुड बी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर which can store कर सकते हैं, which can store 1 joule of energy at 100 volt। एक ऐसा कैपेसिटर जो 100 वोल्ट सप्लाई देने पर 1 जूल की एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो देखिए एनर्जी जब आपको दे दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। एनर्जी आपको 1 जूल दे रखा है, कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है और वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। ठीक। तो कैपेसिटेंस सिंपल से आ गया क्वेश्चन, कितना हो जाएगा? 1 जूल ऑफ एनर्जी है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का स्क्वायर किए, 2 इधर आया 2/10⁴ आंसर देंगे फैरड। लेकिन हमने बताया था फैरड एक बड़ी यूनिट है, तो कैपेसिटी का आंसर हमेशा हम लोग माइक्रो फैरड में देंगे। तो ये हमारा होगा 2 × 10⁻⁻⁴, और माइक्रो फैरड करने के लिए यहाँ -6 होना चाहिए था। तो -6 लाने के लिए हमने इसको 200 किया और इसको -6 किया, यानी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो 200 × 10⁻⁻6 फैरड, या कह सकते हैं 200 माइक्रो फैरड। यानी वो जो कैपेसिटर होगा जो 100 वोल्ट पर 1 जूल की एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 200 माइक्रो फैरड। अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज दे दिया जाए और कैपेसिटी दे दिया जाए तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा, इसको देख लेते हैं। सपोज़ कर लिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है 12 पिको फैरड, और इसको हम एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें सप्लाई से। 50 वोल्ट की बैटरी दी गई, तो इस पर कितना एनर्जी स्टोर होगी, इस पर कितना चार्ज आएगा, कितना पोटेंशियल होगा, सब कुछ निकाला जा सकता है। इस पर कितना चार्ज आएगा, ये सारा चार्ज ये देगा, अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज निकालेंगे। C × V, C दे रखा 12 पिको फैरड, पिको मतलब 10⁻⁻12, वोल्टेज है 50 वोल्ट। ये हो गया आपका 600 × 10⁻⁻12, यानी कह सकते हैं 600 पिको कूलम।
अगर कूलम यानी चार्ज की वैल्यू आपको माइक्रो कूलम में आंसर देनी हो तो माइक्रो कूलम में भी दे सकते हैं। तो इतना इसके ऊपर चार्ज आया। बात ये हो रही है इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो इसके पास एनर्जी स्टोर होगी हाफ CV² फॉर्मूले से निकालेंगे। कैपेसिटी है 12 पिको फैरेड और वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। यहाँ से इसको कैंसिल किया गया, 25 6 जा 150 और जीरोस कितने हो गए 20, यहाँ से प्लस के मिल रहे हैं और माइनस का 12 है तो माइनस का 10, ठीक है 6 150 20 माइनस, ठीक। ये कितना आ गया जूल, इतने जूल की एनर्जी वो स्टोर कर रहा है। और इसको एक्सप्लेन करना चाहें 1.5 10⁻⁻⁸ जूल भी कह सकते हैं। तो वो जो कंडेंसर है वो इतने जूल की एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज पर 50 वोल्ट 100 वोल्ट इतने ज़्यादा वोल्टेज पर भी देने के बाद जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, 10⁻⁻ में भी चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, पहले उसको चार्ज किया जाए और बाद में उसको एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा जाए जो चार्ज ना हो, तो उसमें एनर्जी लॉस क्या होगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है अ 600 पिको फैरेड चार्ज्ड, अ 600 पिको फैरेड कैपेसिटर is charged by 200 volt battery. It is then disconnected and joined by another 600 picofarad uncharged capacitor. What is lost in energy? एनर्जी में क्या लॉस होगा आपको ये बताना है। देखिए शुरुआत दिया हुआ है कि हमारे पास 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट पर चार्ज किया गया है। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि इस कंडेंसर को जो आपने चार्ज किया है तो इस कंडेंसर पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो उस पर एनर्जी स्टोर हो गई हाफ CV², हाफ C की वैल्यू 600 पिकोफैरेड माइनस 12 हो गया, V का स्क्वायर करेंगे 200 का स्क्वायर 4 zeros। ये एनर्जी आपको जूल में मिली। आप सॉल्व कर लें इसको, 300 3 4 जा 12 मिल गया, जीरोज आपके मिल गए 6, यहाँ पे 6 कम हो जाएगा 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी 12 × 10⁻⁻6 जूल की एनर्जी उस कंडेंसर पर स्टोर है। अब इस कंडेंसर को हम ले गए और एक दूसरे कंडेंसर के साथ हमने जोड़ दिया जो कि अनचार्ज था, चार्ज नहीं था, उसकी कैपेसिटी थी 600 पिकोफैरेड। तो आप इसको इस तरह समझें कि ये कंडेंसर पूरी तरह से चार्ज है, इसके दोनों वायर को हमने एक दूसरे कंडेंसर से जोड़ दिया जो अनचार्ज है, लेकिन कैपेसिटी इसी के इक्वल है, इसकी कैपेसिटी जितनी थी उतनी इसकी भी है। तो ये दोनों किस फॉर्म में हुए, पैरेलल में हुए। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी जो तुल्यधारिता है वो कितनी हो जाएगी, पहले की हाफ। फॉर्मूला डायरेक्ट बताया गया था ना, इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हों तो किसी एक की वैल्यू लो और जितने हों उससे डिवाइड कर लो, तो हो गया पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 2C। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी दोनों का ऐड होगा 2C, यानी एक की कैपेसिटी 600 थी, अब दूसरे की मिला के हो जाएगी 1200 पिकोफैरेड, 1200 पिकोफैरेड। अच्छा, अब एनर्जी का जो फार्मूला देखिए हम लोग पढ़ते थे, एनर्जी का जो फार्मूला होता है, नई एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ C की वैल्यू चेंज हो गई 2C और वोल्टेज सप्लाई वही है V²। वोल्टेज सप्लाई देखिए टोटल एनर्जी हमारी आई थी हाफ CV² से 12 × 10⁻⁻6। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब किसी कंडेंसर को आप चार्ज कर देंगे, एक बार चार्ज करने के बाद उस पर चार्ज आ गया, स्टोर हो गया, अब आप बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दें, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब भी चार्ज कैपेसिटर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्कनेक्ट करने के बाद उस पर जो चार्ज आया था वो कांस्टेंट रहेगा, अब वो चेंज नहीं होगा। तो इस कंडेंसर के पास कितना चार्ज आ गया वो हम पता कर लें कि इसके पास जो चार्ज आया वो आया CV, कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड, वोल्टेज है हमारा 200, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 12 × 10⁻⁸ कूलम। इतना चार्ज उस कैपेसिटर पर स्टोर हो गया।
अब दूसरे कैपेसिटर के पास जब इसको लेकर जाते हैं तो एनर्जी में जो चेंजिंग आएगी वो आएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी फॉर्मूले का यूज़ किया जाए। सी इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे। देखिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अब ये चार्ज चेंज नहीं होना है, कैपेसिटी चेंज हो गई क्योंकि अब 2 कंडेंसर हो गए, तो कैपेसिटी इक्विवेलेंट जो आई वो आई हाफ क्यू स्क्वायर, कैपेसिटी इक्विवेलेंट हो गया 2C, जिसमें से हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी ये पहले वाले की एनर्जी है जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 12 इंटू 10 के पावर -6, अब बाई 2 कर दिया गया, यानी 6 इंटू 10 के पावर -6 ये एनर्जी अब बची। पहले उसके पास एनर्जी थी 12 इंटू 10 के पावर -6, अब उसके पास हाफ एनर्जी बच रही है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो हाफ हुआ, यानी यही आंसर हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का भी हो जाएगा। तो कनेक्ट करने पर कितनी एनर्जी लॉस हुई उसको मालूम कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी कंडेंसर को जो कि चार्ज हो या 2 चार्ज कंडेंसर लिए जाएं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको लगाते हैं। तो देखिए जब भी 2 चार्ज कंडेंसर कनेक्टिंग ऑफ 2 चार्ज्ड कैपेसिटर, 2 अलग अलग कैपेसिटर हैं जो कि दोनों चार्ज हैं, अगर उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो उसमें क्या क्या कहानियाँ होती हैं। देखिए 2 कैपेसिटर मान लीजिए हमारे पास अलग अलग साइज़ के हैं, इनकी कैपेसिटी C1, इनकी कैपेसिटी C2। इसको जब Q1 चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल V1 होता है, इसको जब Q2 चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल V2 होता है। इसके पास कोई पूछे एनर्जी कितनी है तो हाफ C1V1 स्क्वायर, इसके पास एनर्जी कितनी है हाफ C2V2 स्क्वायर। इसके चार्ज को पता करना है तो Q1 = C1V1, इस पर कितना चार्ज है तो Q2 की वैल्यू C2V2। जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग, जब भी दोनों कंडेंसर को आपस में कनेक्ट किया जाएगा एक वायर से, तो क्या होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, यानी एक कंडेंसर से चार्ज निकलकर दूसरे कंडेंसर में जाएगा, तो जिसमें से चार्ज निकल रहा हो उसके चार्ज की वैल्यू रिड्यूस होगी, कम होगी, और दूसरे वाले के चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी दोनों कंडेंसर पर चार्ज क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कनेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कनेक्ट करने से पहले जितना चार्ज था कनेक्ट करने के बाद भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो क्या होगा, चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इज इक्वल टू चार्ज बिफोर आफ्टर कनेक्टिंग। तो कनेक्ट करने से पहले कितने चार्ज थे Q1 + Q2, कनेक्ट करने के बाद दोनों पे चार्ज चेंज हो चुका, पहले पे चार्ज मान लीजिए Q1 डैश हो गया, दूसरे पर Q2 डैश हो गया, तो ये दोनों चार्ज का सम इक्वल आना चाहिए। तो पहले चार्ज Q1 की वैल्यू थी C1V1, इसकी वैल्यू थी C2V2। ठीक, क्या बताया गया कि जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, और ये कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और उस इक्वल पोटेंशियल को ना हम V1 लिखेंगे ना V2, उसको लिख देंगे V, और इसको बोल देंगे ये कॉमन पोटेंशियल। इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला V = Q/C, तो टोटल पोटेंशियल यानी कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना होगा Q1 + Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2, अभी हम निकालते हैं बाद में। देखिए तो Q1 डैश हमारा क्या हुआ, Q1 हो जाएगा C1V + C2V। ये कैसे निकाला जा रहा है, तो कैपेसिटी तो बदलती नहीं है, वो तो साइज पर डिपेंड करती है। चार्ज का इधर उधर लेन देन, चार्ज की इधर उधर जाने से क्या हुआ, पोटेंशियल चेंज हुआ, पहले इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, अब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया V, तो यहाँ भी V लिखा गया और यहाँ भी V लिखा गया। तो यहाँ से V जब कॉमन लेंगे और C1 + C2 को नीचे लाएंगे तो हो गया C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ये आपके कॉमन वोल्टेज का फार्मूला हो गया, यानी कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया। अब जो कंडेंसर जो कनेक्ट किए जाते हैं, अगर इसको प्लेट से शो किया जाए कि एक कंडेंसर ये था, दूसरा कंडेंसर ये था, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसको V1 वोल्टेज दिया गया, इसको V2 वोल्टेज दिया गया, चार्ज इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, दोनों पर एनर्जी स्टोर है। अब इसको कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। देखिए इसकी ये प्लेट प्लस प्लेट थी, ये माइनस प्लेट है, इसकी प्लस प्लेट और माइनस प्लेट।
अब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है दोनों की प्लस प्लेट को एक साथ और माइनस को एक साथ कनेक्ट किया गया हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले वाले की प्लस प्लेट को इसकी माइनस प्लेट से कनेक्ट किया, यानी पोलैरिटी को हम इसको चेंज कर दें, इसकी माइनस के प्लस माइनस से जोड़ें, इसका माइनस के प्लस से जोड़ें। तो इस दो तरह से कनेक्शन किया सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे चेंजिंग होगी जब दोनों के प्लस जोड़े जाएंगे। तो टोटल चार्ज हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, यानी कि फॉर्मूला आएगा। और अगर इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जाए, अपोजिट पोल आपस में जोड़े जाएं, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज लिखेंगे वो Q1 माइनस Q2 कर देंगे और यहाँ पर ये चीज़ माइनस में आ जाएगी। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ गए। अगर हमारे दोनों कंडेंसर अपोजिट प्लेट आपस में जोड़ी जाए तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, और अगर एक जैसी प्लेट आपस में कनेक्ट की जाए तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये हो गया। अब बात करते हैं चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। दोनों के ऊपर जो चार्ज होंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। न्यू चार्जेस ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो नए चार्ज होंगे, पहले वाले के पास भी चार्ज चेंज हो गया, दूसरे का भी चार्ज चेंज हो गया। पहले वाले कंडेंसर पर हमने चार्ज Q1 माना था, दूसरे पर Q2 माना था, पोटेंशियल V1 और V2 था। कनेक्ट करने के बाद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो हुआ, तो जिसमें से चार्ज निकला उसका चार्ज कम हुआ, जिस पर चार्ज पहुंचा उस पर चार्ज बढ़ गया। तो इनके नए जो चार्ज होंगे कितने होंगे, तो Q1 डैश न्यू चार्ज को निकालने के लिए C1 इंटू V। देखिए कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगा, वोल्टेज का पहले V1 था, अब वोल्टेज कॉमन हो गया V, तो इस पर हो गया C1V और दूसरे पर चार्ज C2V। यानी इनके चार्ज का जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में आएगा। दूसरी चीज़ अगर हमको पता करना है कि कितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए, तो सपोज़ कर लो पहले वाले में से डेल्टा Q चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरे में गया, तो पहले वाले पे जो नया चार्ज है Q1 डैश, एक्चुअल में वो पहला चार्ज माइनस कितना चार्ज कम हुआ, डेल्टा Q। तो ये जो ट्रांसफर्ड चार्ज है, अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी हो कि कितना चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर्ड हुआ, ट्रांसफर्ड चार्ज यानी एक से दूसरे में स्थानांतरित होने वाला आवेश कितना है, तो इसकी वैल्यू को हमको निकालनी है ट्रांसफर्ड चार्ज की। तो इसको निकालने का तरीका ये कि पहले कितना चार्ज था और अब कितना चार्ज है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए, तो कितना चार्ज बढ़ा या कितना माइनस हुआ ये मालूम हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू हमारी हो गई C1V1 और Q1 डैश की वैल्यू हो गई C1V। C1 इसमें से कॉमन आ रहा है, V1 माइनस V, जिसमें से ये V1 और V की वैल्यू क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने भी निकाला था C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1V1 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से C2 को कॉमन लिए तो आ गया C1 C2, ब्रैकेट में क्या बचा V1 माइनस V2 और नीचे हमारे पास क्या है C1 प्लस C2। ये ट्रांसफ़र चार्ज की वैल्यू आ गई कि एक कंडेंसर से दूसरे कंडेंसर पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, ये ट्रांसफ़र चार्ज हो गया। इसी तरह से एनर्जी का कितना लॉस हुआ अगर पता करना है, तो एनर्जी पता करने के लिए भी हम लोग यही काम करेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ आपस में कनेक्ट करने से। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी दोनों की मिला के कितनी थी उसको लगाया जाए और फाइनल एनर्जी कितनी होगी इसको लगा के सॉल्व किया जाए। तो इस पूरा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आप नहीं करिए, आप सीधे फॉर्मूला को याद करिए। जो ट्रांसफर चार्ज है इस वैल्यू को लेंगे और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q V स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। तो Q की जगह पे हम ट्रांसफर चार्ज लेंगे डेल्टा Q और पोटेंशियल हमारा कितना हो गया कट करने के बाद V1 माइनस V2, तो हो गया हाफ डेल्टा Q की वैल्यू ये आ गई C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 और एक V1 माइनस V2 यहाँ पहले से है तो इसका स्क्वायर। ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी दोनों को कनेक्ट करने पर लॉस होती है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए कि अगर दो कंडेंसर चार्ज हों उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो कितना चार्ज का फ्लो होगा, कितना चार्ज एक दूसरे से निकल के दूसरे में जाएगा, उनके नए चार्ज का रेशियो क्या होगा, उनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा और लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी। अब जरा इसके ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है टू कैपेसिटर C1 and C2
आर चार्ज्ड एट 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, एक को 120 वोल्ट पर और दूसरे को 200 वोल्ट पर चार्ज किया गया है। फिर लिखा है इट इज़ फाउंड, ऐसा देखा गया, दैट बाय कनेक्टिंग देम, जब इनको आपस में कनेक्ट किया गया, बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, देन द पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी ज़ीरो। ऐसा देखा गया कि जब इनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो किसी भी एक पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है जब कंडीशन क्या है, पहला ऑप्शन है 5C1 इज इक्वल 3C2, दूसरा 3C1 इज इक्वल 5C2, तीसरा ऑप्शन है 3C1 प्लस 5C2 इक्वल 0 और चौथा ऑप्शन है 9C1 इज इक्वल 4C2। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों को अलग अलग वोल्टेज पर सॉल्व किया गया, चार्ज किया गया है। चार्ज करने के बाद जब इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं तो किसी भी एक पोटेंशियल पर, किसी भी एक कंडेंसर का पोटेंशियल देखा गया तो जीरो आया। देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों कंडेंसर आपस में अपोजिट पोल के साथ जोड़े जाएं, यानी एक का प्लस दूसरे के माइनस से जोड़ा जाए, तभी ये केस पॉसिबल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, लेकिन जब अपोजिट पोल के साथ जोड़े जाएंगे तो यहाँ पर माइनस आता था। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए कि कॉमन पोटेंशियल अब कितना हो गया, किसी भी एक प्लेट पर पोटेंशियल हो गया जीरो, यानी गिवन है कॉमन पोटेंशियल जीरो। पहले कैपेसिटी C1 वोल्टेज पहले का था 120 माइनस C2 इंटू 200 अपान C1 प्लस C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये भी जाके जीरो हो गया। तो जीरो इज इक्वल 120 C1 माइनस 200 C2। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लिया जाए, 4 कॉमन ले ले, 40 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर दे तो यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ बचेगा 3C1 माइनस 5C2। तो हमारी वैल्यू आ गई 3C1 इज इक्वल 5C2। तो 3C1 इज इक्वल 5C2, ठीक, अपोजिट चार्ज के साथ, ठीक है। 3C1 इज इक्वल 5C2, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम प्लस लेकर चलते तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही मिलता है, 3C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0। लेकिन हमको मालूम है कि दोनों का मिलकर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट पोल के साथ जोड़े गए होंगे, और जब अपोजिट पोल के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर केस माइनस का लेके चलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, 3C1 इज इक्वल टू 5C2। तो ये हमारा कनेक्शन ऑफ चार्जेस हो गया, कनेक्शन ऑफ कंडेंसर हो गया, सीरीज पढ़ लिए, पैरेलल पढ़ लिए, एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिया गया, दो प्लेट के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है ये भी देख लिया गया, और कंडेंसर अलग से चार्ज हैं तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो क्या क्या चेंजिंग है ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों की होगी वो टोटल न्यूमेरिकल पर होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें टिपिकल डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।